नमस्कार सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय है रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद के संदर्भ में। घनानंद को प्रेम और सौंदर्य के कवि के रूप में जाना जाता है। वैसे तो इन्होंने संयोग और वियोग दोनों की रचना की थी, किंतु इनका वियोग अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ था। तो आज हम घनानंद के बारे में जानेंगे, जो कि रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि इनकी काव्य दृष्टियाँ कैसे थी, इनके काव्य में किन रसों की प्रमुखता थी, इनके काव्य के भाव क्या थे, इनमें किस तरह का सौंदर्य चित्रण था, और उनके अलंकार योजना, छंद योजना, सभी चीज़ों को हम विस्तार से आज जानेंगे। आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के यहाँ मीर मुंशी थे तथा सुजान नामक वैश्या से प्रेम करते थे। बादशाह की आज्ञा की अवमानना के अपराध में इन्हें देश निकालत दे दिया गया। इन्होंने सुजान से उनके साथ चलने का निवेदन किया, किंतु उसके द्वारा मना करने के कारण इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय में वैष्णव हो गए। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य की थी, अपने भक्ति काल में से पढ़ा होगा। घनानंद ने 41 ग्रंथों की रचना की, जो अधिकांशतः मुक्तक ही हैं। इनकी कुछ रचनाएं सुजान हित, कृपा कंद, वियोग बलि, इष्कलता, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, गिरिपूजन, दान घटा इत्यादि हैं। इनकी 2 प्रकार की रचनाएं हैं, जिनका संबंध क्रमशः लौकिक श्रृंगार व भक्ति से है। प्रथम वर्ग की रचनाएं प्रायः भक्ति सवायो जो कि छंद होता है में, तथा दूसरे वर्ग की रचनाएं दोहे चौपाई शैली में रचित हैं। तो इन जैसे कि शुक्ल जी ने माना है, तो इनके 2 प्रमुख छंद हैं, जो कि सवाया है और कविता है। तो ये बात आप अपनी नीति में ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं। घनानंद की प्रेम व्यंजना की चर्चा करेंगे। घनानंद ने अपनी कविता में भावों का सीधा वर्णन किया है। इन भावों में रीछ, विषाद, उलझन, अभिलाषा, भूल, उपलाम आदि प्रमुख हैं। भावों के आश्रय के रूप में मन, प्राण, नेत्र व ज्ञानेंद्रियां हैं, तथा जिन्हें भावों का आश्रय बनाकर कवि ने मानवीकरण कर दिया है। प्रिय के रिझने पर मन की दशा का वर्णन निम्न दोहों से स्पष्ट है। मैं इसे पढ़ देती हूँ, आप भी इसे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। राव रे रूप की रीति अनूप, नये नयो लागत जे जो निहारिये, तेव इन आखिन बानी अनोखी, अहनी कहू नहीं आनंद तिहारे। एक ही जीव हो तो सुतवारी, जो सुजान संकोच और सोच सहारे। रोकी रहे न दहे घनानंद, पावरे रीझ के हाथ निहारिये। प्रेम का मार्ग ऐसा निपुण और धीर पथिक परिभाषा का कोई अन्य कवि नहीं है। भाषा पर जो अधिकार घनानंद का था, वह किसी अन्य कवि का नहीं था। आचार्य शुक्ल का घनानंद के संदर्भ में कथन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आप इसे अवश्य ध्यान रखिएगा। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी परख इन्हीं को थी। इन्होंने संयोग और वियोग दोनों का ही चित्रण किया है, फिर भी इनका वियोग और वर्णन अत्यधिक प्रसिद्ध है। घनानंद के वीरा वर्णन में भी भीतर की हलचल है, वियोग में हृदयमुखी अंतर्मुखी हो जाता है। वीरा की दशा में कैसा हाल होता है, ऐसा उनकी कविता में दिखाई देता है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि शुक्ल जी जो है हिंदी साहित्य में आलोचकों के रूप में सबसे प्रसिद्ध रूप में जाने जाते हैं। तो उनसे अत्यधिक प्रश्न हर चीज़ में पूछा जाता है कि किस कवि के संदर्भ में शुक्ल जी ने क्या कथन कहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तुलना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। घनानंद की काव्य दृष्टि। रीतिमुक्त कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ हैं। घनानंद हिंदी के उन कवियों में हैं जिनका अनुभूति पक्ष जितना सशक्त है, उतना ही समर्थ उनके अभिव्यक्ति पक्ष में भी है। गेयता उनकी कविता का सबसे सुंदर गुण है। घनानंद सहज व सरल भाषा के कवि हैं। घनानंद की काव्य कला की समीक्षा निम्न शीर्षकों के अंतर्गत की जाती है कि सौंदर्य चित्रण। घनानंद का सौंदर्य चित्रण कैसा था, ये हम बतलाते हैं। घनानंद प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। अपनी प्रियतम माँ सुजान के सौंदर्य ने उन्हें मुग्ध कर दिया था। उसकी अंग प्रत्यंग का मनोहर चित्र वे अपनी कविता में अंकित करते हैं। घनानंद के सौंदर्य चित्रण में अंग क्रांति, लावण्य का चित्रण रस, सरस व मादक रूप में किया गया है। यथा 1-2 लाइनें मैं आपको पढ़ कर बता देती हूँ। झलके अति सुंदर आनंद अगौर, झके दृग रजती कानन छवे, हंसी बोलनी में छवे फूलन की, वर्षा ऊपर जाती है चवे।
लटलूल कपूल कलूल करे, कलकंठ बनी जलज्वाली त्वै, अंग अंग तरंग उठै, दूती की परी है मनोरूप अभय घर जाए। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि नायिका का सुंदर गौर मुख चमक रहा है। सुजान की वो तारीफ कर रहे हैं कि मुख पर कानों तक फैला दो नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। जब नायिका हंसकर बोलती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उसके वक्ष पर शोभा के फूल बरसे हैं। तो गालों पर लटकी लटें चंचल होकर क्रीड़ा कर रही हैं। इसी तरह उनकी तारीफ कर रहे हैं कि अंग अंग से कांति की लहरें उठ रही हैं। ऐसा लगता है मानो नायिका का रूप धरती पर चुनने लगेगा। तो मतलब ये एक तरह से तारीफ है तो कर रहे हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इससे। तो यहाँ पर हम उनकी रस की चर्चा करेंगे, रस निरूपण कैसी थी उनकी। तो घनानंद काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, संयोग और वियोग का निरूपण उनके काव्य में प्रमुखता से हुआ है। घनानंद की प्रसिद्धि वियोग चित्रण के कारण अधिक रही है। श्रृंगार के संयोग पक्ष में भी वे सुंदर चित्रण करते हैं। यथा यहाँ पर एक पंक्ति का उदाहरण दिया गया है। मुख स्वेद कनी मुख चंद बनी विधुरी, अलकावली भांति भली, मधुचोबन रूप जकी, अखिया अलोक लोकनी आरस रंग रली। घनानंद का वियोग पक्ष सदैव ही उनके संयोग पक्ष पर हावी रहा है, जिसका एक उदाहरण है। घनानंद जीवन मूल सुजान, की कौधनो हु न कहु दर से, सुना जानिए धौ कित छाए रहे, दृश्चातक प्राण तपय पतर से। तो अब उनका भाव निरूपण देखेंगे। घनानंद की कविता विविध भावों का भंडार है। उनके ये भाव अत्यंत मार्मिक, हृदयद्रावक व भाव प्रेम प्रेरित हैं। प्रिय के वियोग में व्याकुलता अनुभव करते हैं। इसका एक उदाहरण है। रैन दीना घुटिबे करे प्राण, झरे अखिया दुखिया झरनासी, प्रीतम की सुधि अंतर में, कसके सखी जयो परसीन में कासी। तो अब आगे बढ़ते हैं और इनकी छंद योजना देख लेते हैं। तो घनानंद की छंद से काव्य में गेयता का समावेश होता है तथा प्रभाव विष्णुता यानी प्रभावशीलता आती है। काव्य में चारुता का विधान करने में छंद सर्वाधिक सहायता पहुंचाता है। छंदबद्ध कविताओं का प्रभाव स्थायी होता है और कविता हृदय में सीधे उतरती है। घनानंद की कविता छंदों की रस माधुर्य से ओतप्रोत है। उसमें प्राणों का संगीत है। घनानंद ने सवाया, कवि, ताटक, छपे का एक छंदबद्ध, दोहा, चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। निश्चय ही घनानंद की कविता में सहज भाव परिलक्षित होते हैं। उनकी कलात्मक अभिरुचि प्रशंसनीय है। आगे बढ़ते हैं, उनकी भाषा की चर्चा कर लेते हैं। घनानंद की भाषा सरस ब्रज भाषा है। वे ठेठ ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ब्रज भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। उनकी भाषा में भाव निरूपण की अद्भुत क्षमता थी तथा उसमें उक्ति चमत्कार का गुण भी व्याप्त है। अब उनकी अलंकार योजना। अलंकार काव्य में चारुता का विधान करने के साथ साथ भाव अभिव्यक्ति में भी सहायता पहुंचाते हैं। घनानंद के काव्य में भी अलंकारों की भी योजना इन्हीं दो उद्देश्यों से की गई है। क्षमा कीजिएगा, कहीं कहीं त्रुटियाँ हो जाती हैं। उन्हें सदस्य मूलक अलंकार विशेष प्रिय है। इसके साथ साथ यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास, प्रतीक, संदेह आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यथा इसके उदाहरण है। यथा यानी उदाहरण, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, विरोधाभास, प्रतीक, यहाँ सभी के एक एक उदाहरण दिए हुए हैं। मैं एक दो पढ़ देती हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे उपमा में दिया है, झरे अखिया दुखिया झरनी सी। श्लेष इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कुछ मोर यो पी रही है परसों, यमक काहो कल्पाए है, सो कैसे कल्पाए है। तो प्रतीक में तेरे आंगे चंद्रमा कलंक सुलागत है। तो आज की विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा हमारी ये घनानंद के संबंध में ये चर्चा। ऐसे ही हम लोग और कवियों की चर्चा करेंगे अगर आपको अच्छा लगा तो जैसे कि मैं कहती हूँ आप लोगों से कि मैं जिस भी विषय में या फिर जहाँ भी मैं आपको ज़्यादा कहती हूँ कि जोर देकर कि आप इस चीज़ों का ध्यान दीजिए, इस चीज़ों को याद कीजिए, तो वो चीज़ें सही में वो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तभी हम लोग ऐसा कहते हैं, अन्यथा हम लोग नहीं कहते। हम लोगों ने जब एग्ज़ाम दिया तो उस समय हम लोगों ने जो भी उससे अनुभव प्राप्त किया है उसी को हम लोग आपके साथ साझा करते हैं ताकि आप लोग वो परेशानियों से ना गुजरे। जैसे बहुत लोग होते हैं
अचानक एग्ज़ाम की तैयारी लेने बैठते हैं, बहुत सारी किताबों को ले लेंगे, इधर उधर से पढ़ेंगे, बहुत सारी किताबों को पढ़ेंगे। उनको इतने सारी किताबों को देखें, उनको समझ में नहीं आएगा कहाँ से किन चीज़ों को पढ़ें, किन कवियों के बारे में कितनी बातों का ध्यान रखें, किन किन पंक्तियों पर ध्यान दें। तो वो ये सब चीज़ों से विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वही सब चीज़ें हम आपको समझाते हैं कि अधिक पढ़ने से कुछ नहीं होता, कि बहुत सारी किताबों को हम पढ़ते रहें। ऐसे आपके दिमाग में कुछ चीज़ें तो जाएंगी, कुछ ऑफकोर्स हाँ ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ उससे हासिल कीजिएगा, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता है। पर आपको एग्ज़ाम के लिए समझदारी से तैयारी करनी चाहिए। वही चीज़ें हम लोग आपसे साझा करते हैं कि जो हमने एग्ज़ाम में अनुभव किया है वो चीज़ों पर ज़्यादा बताएं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि शुक्ल जी के संदर्भ में याद रखिएगा। तो जैसे अभी हाल ही फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था, नेट वाला NTA वाला एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि शुक्ल जी ने महादेवी वर्मा के संदर्भ में क्या कही है, या फिर घराना के संदर्भ में क्या कहे हैं। तो वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी हम आपसे कह रहे हैं। तो हम लोग वो चीज़ आपसे ज़रूर बताएंगे जिससे आपको पढ़ाई में आसानी हो। जैसे स्मार्टनेस आप कहते हैं आम भाषा में, तो स्मार्टनेस पढ़ाई में भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं जो पढ़ाती हूँ, जो आपको डैशबोर्ड पर दिखाई देता है, वो तो आप पढ़िए, ध्यान से देखिए वीडियो में जो दिखाई देता है। लेकिन जो मैं कहती हूँ उन बातों को ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि इस जो यहाँ पर नहीं लिखा है उससे भी अधिक मैं बातों आपको बतलाऊँगी जो आपको नोट करने चाहिए। जैसे मैंने निम्बार्काचार्य के संदर्भ में बताया कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना उन्होंने की थी। निम्बार्क संप्रदाय से ही हरिदास स्वामी ने हरिदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसे आप सखी संप्रदाय भी कहते हैं। तो ये सब बातें आपको जोड़ के इधर उधर से बातों को कनेक्ट कर कर आपको याद रखना ही होगा। तो बाकी आगे का विषय आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो आपको पढ़ना होगा और आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं उससे आसानी से बताने की कोशिश करूँगी। तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, उनके बारे में बतला दूँगी। या बाकी मैं तो आपको खुद से अलग अलग कवियों के अलग अलग रचनाओं के संदर्भ में बातें बताती ही रहती हूँ। धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, धन्यवाद।